हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज है 26 जनवरी और आप आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आपको पता है आज के दिन ही 77 साल पहले हमारा गणतंत्र लागू होता है। गणतंत्र मतलब लोगों का, गण मतलब व्यक्ति और तंत्र मतलब एक सिस्टम समझिए, लोगों का सिस्टम। जो हमारे ऋग्वेद में आपने सभा और समिति का नाम सुना था, जिसको हम पहले दुनिया का पहला गणतंत्र बोलते हैं, पहला लोकतंत्र बोलते हैं। उसकी जो आधुनिक मिसाल थी हमारे देश में शुरू होती है आज से 77 साल पहले 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 का वह दिन जिसकी कीमत 26 जनवरी 1950 को मनाने के लिए हमने क्या खोया है। इसी 26 जनवरी को मनाने के लिए हमने 23 मार्च को अपने भगत सिंह को फांसी पर लटकते हुए देखा था। इसी 26 जनवरी को देखने के लिए, इसी दिन को देखने के लिए हमने 26 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद को अपने सर में गोली मारते हुए देखा था। इस 26 जनवरी को मनाने के लिए हमने 30 जनवरी को महात्मा गांधी को हे राम कहते हुए और सोते हुए देखा था। ये वही 26 जनवरी है जब लाला लाजपत राय के सर पर अंग्रेजों ने लाठी मारकर उनकी हत्या की थी। उस 26 जनवरी को देखने के लिए हमने उस दिन को जिया था। ये वही 26 जनवरी है जब हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के बड़े बड़े ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने उम्र का ख्याल नहीं रखा, 19 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस अपनी शहादत कर देते हैं अपने राष्ट्र के लिए। इस 26 जनवरी के लिए ही उन्होंने ये सब किया था। तो इस 26 जनवरी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला मुद्दा है वही जियो पॉलिटिक्स, भारत और यूरोपीय संघ की एक नई रणनीतिक साझेदारी। हम पिछले 3-4 सेशन से इस बात पे चर्चा करते आ रहे हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए समझौता होने वाला है। इसके कारण की व्याख्या हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, क्योंकि द हिंदू में बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और आपकी परीक्षाओं में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग बार बार होता है तो वो उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है, उनकी पूछे जाने की प्रायिकता है, वो बढ़ जाती है। फिर से आज फ्रेंड शोरिंग, ऑफ शोरिंग और नियर शोरिंग जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर से आपको बता दें, फ्रेंड शोरिंग मतलब एक ऐसा शब्द और जिसमें आप, जैसे मैं हूँ और आप हैं, हम कोई सामान लेते हैं, चीनी खरीदना है हमको, हमारे पास में एक दुकानदार है, उसके पास हम चीनी खरीदने जा सकते हैं। लेकिन जब हम उसके पास चीनी खरीदने जाते हैं तो वो हमें पूछता है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया क्या। डिमोटिवेट करता है ये समझिए, या परेशान करता है। या जब आपके घर में अचानक मेहमान आ गए हों और आपको तुरंत चीनी की ज़रूरत हो तो वो उस वक्त कह देता नहीं, आज चीनी नहीं है हमारे पास, और आपको उसके लिए फिर परेशान होना पड़ता है क्योंकि आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। एक अच्छा दुकानदार है जो उस दुकानदार से थोड़ा दूर उसकी दुकान स्टेबलाइज है, वहाँ पर आप अगर चीनी लेने जाते हैं तो चीनी थोड़ा महंगी हो जाती है, उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। इससे समझिए कि अगर आप वहाँ लेने जाते हैं तो आपको समय देना पड़ता है, आपको आपकी गाड़ी का पेट्रोल देना पड़ता है, इसके बाद आप वो चीनी खरीद पाते हैं। तो चीनी का रेट जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसको इस तरह समझिए कि भारत का जस्ट पड़ोसी है चीन, जस्ट पड़ोसी है चीन, और चीन दुनिया का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, बहुत बड़ी सप्लाई चेन है उसके पास। भारत उससे आसानी से सस्ते में सामान खरीद सकता है, ये बात सत्य है, और भारत सामान उससे खरीदता भी है, ये भी सत्य है। लेकिन क्योंकि कल को हमने देखा कोविड कॉल में चीन ने किस तरह की हरकत की, केवल हमारे साथ उसने नहीं की, पूरे वर्ल्ड के साथ की। इसी बीच यूरोपीय यूनियन चाहता है कि थोड़ा महंगा पड़ जाए हमें सामान, लेकिन हम दूर वाले से ले लेंगे, लेकिन एक ऐसे भरोसेमंद साथी की हमें तलाश होनी चाहिए। एक ऐसे लोकतंत्र में हमें इन्वेस्टमेंट करना है जो, जहाँ पे एक अनिश्चितता का दौर न हो, जहाँ पर लोगों पे भरोसा किया जा सके। भारत वर्तमान परिप्रेक्ष्य अगर आप देखेंगे, ट्रंप की रणनीतियाँ देखेंगे, तो आपको भारत उसमें एक बेहतरीन पड़ाव के रूप में समझ में आएगा। पूरी दुनिया भारत की तरफ इस वक्त देख रही है। यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रंप ने किया, इससे काफ़ी दुखी हुए हैं वो लोग, और उन्होंने डिसाइड किया है, आज गणतंत्र दिवस की परेड में उनके नेताओं का शामिल होना मुख्य अतिथि के रूप में दर्शाता है, दिखाता है कि अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश वो भी कर रहे हैं। बहुध्रुवीकरण, जो गवर्नमेंट, भारत सरकार ने हमेशा बहुध्रुवीकरण की वकालत की है। जो यूरोपीय यूनियन अभी वेनेजुएला के मुद्दे पर चुप था, जब तलवार की धार, दूसरी जो दो धारी तलवार थी ट्रंप की, जब स्वयं उनके ऊपर गिरती है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम बात करते हैं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाले ट्रेड समझौते की। 77वें
77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन का मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होना। हमने आपको बताया ये एक मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, खासकर ये मैसेज ट्रंप के लिए ही है, अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी जो ग्लासगो में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट होती है उसमें भी इन यूरोपीय राष्ट्रों ने साफ साफ ये बात कही और इसको एक्सेप्ट किया कि ये ट्रंप की रणनीति नहीं है। आप इसे ये मत समझ के चलिए कि कल को जब ट्रंप अपने पद से डिस्चार्ज होंगे, अपने पद से हटेंगे, अमेरिका का कोई नया राष्ट्रपति अगर आता है तो उसकी नीतियां हमारे लिए नरम हो जाएंगी, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, ये अब अमेरिका की नीति बन चुका है। आने वाले समय में अमेरिका इसी नीति को फॉलो करेगा। अमेरिका ने जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन पे कटाक्ष किया है, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन को रोकने का प्रयास किया है, अब ये समझिए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अब सारे राष्ट्र, एक थ्रेशोल्ड होता है किसी भी चीज़ का, आपका मेरा हम सब का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। हमारी तैयारी के दौरान हम पढ़ने की एक परम सीमा तक पहुंच जाते हैं, फिर उससे अपने आप को ऊपर ले जाना नामुमकिन सा हो जाता है। कुछ लोग कर दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड का लेवल होता है, आप वहाँ तक आ जाते हैं, उसके बाद अपने आप को बूस्ट करना, अपने आप को इंक्रीज़ करना बहुत कठिन होता है। अमेरिका इस वक्त उस थ्रेशोल्ड के लेवल पर पहुँच चुका है। हम कल कुछ जीडीपी के आंकड़ों के आपके साथ चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने दिखाया था कि वैश्विक जीडीपी जो है वो लगभग 3.5% पर रहने वाली है। उसमें ये विकसित राष्ट्रों की जीडीपी 2.5% के नीचे रहने वाली है। यानी इन सब का थ्रेशोल्ड लेवल आ चुका है। इनको पता है कि अब ये बढ़ नहीं सकते हैं, अब ये जहाँ पे हैं वहीं रह सकते हैं। हाँ, ये एक काम कर सकते हैं कि दूसरों को बढ़ने से रोक सकते हैं, जिससे इनका पोजीशन है वो बना रहे, सुरक्षित रहे। वही काम करने में अब अमेरिका लगा हुआ है, उसी को भेदने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने एक तरह के यूज़ एंड थ्रो वाली रणनीति अपनाई है यूरोपीय संघ के साथ। ये वही यूरोपीय संघ है जो अमेरिका की हर नाजायज़ चीज़ को जायज़ बताया करता था। वेनेजुएला पे ट्रंप का जो कार्रवाई होती है, ट्रंप की जो सैन्य कार्रवाई होती है, उसका भी खुलकर विरोध करने की क्षमता इनके अंदर नहीं हुई। लेकिन जब इनके ऊपर खुद वार पड़ा है तो इनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा कसरत करने की स्थिति पैदा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार का नया युग, हमने बताया आपको, शुरू हो रहा है। 2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य है। 27 जनवरी 2026 को होने वाली वार्ता में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने की पूर्ण संभावना है। इसको पूरा नया रूप दिया जा सकता है। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ है। एफटीए के लागू होने से व्यापार बाधाएं कम होगी, टैरिफ कटौती होगी और दोनों क्षेत्रों के बीच निवेश प्रवाह बढ़ सकेगा। कैसे, किस तरह की बाधाएं कम होगी, तो आपको बता दें कि जो यूरोपीय यूनियन है, यहाँ से अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, यूरोपीय यूनियन के कुछ नियम हैं कि हम अगर किसी देश से अपना आयात कर रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ बाध्यताएं थोपते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की सहायता से यूज़ हुआ हो, बना हुआ होना चाहिए, तब हम उससे खरीदेंगे। तो भारत जैसे विकसित राष्ट्रों के लिए थोड़ा ये कठिन होता है कि आपको मार्केट दे सकें, जब आप ये चाहते हो कि आपको सारा उत्पाद आपका ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को पोषित करता हो। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को कुछ कंसेशन मिलेगा, कुछ रियायतें मिलेगी, कुछ समय मिलेगा कि आप इतने समय में ये चीज़ें कर लीजिए। भारत उसके लिए प्रतिबद्ध है ही, उससे हम जो अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भारत का कपड़ा और जो फार्मा उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय तकनीक और मशीनरी का आदान प्रदान होना संभव हो सकेगा। सेवा क्षेत्र में नई संस्थाएं, नई संभावनाएं जन्म ले सकेंगी। साथ ही रोजगार में समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। यूरोपीय यूनियन में 27 इसके सदस्य देश हैं, ये आपको पता ही है। वैश्विक सुरक्षा खतरे 2026, जो एक नई रिपोर्ट है, स्टूमसन एंड सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में विश्व में 2 अभूतपूर्व सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। तीसरा परमाणु युग, ये थर्ड जो एटॉमिक युग है, जो परमाणु युग है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित साइबर युद्ध, ये खतरे पारंपरिक सुरक्षा प्रतिमानों को चुनौती देते हैं। अभी तक खतरे क्या थे कि कोई किसी के ऊपर मिसाइल मार देगा, कोई किसी को हमला कर देगा। अभी क्या है, अभी हम तीसरे परमाणु युद्ध की तरफ अब बढ़ रहे हैं।
हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर हमलों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगला जो भीषण युद्ध होगा, अगला जो बड़ा युद्ध होगा, वो कहीं न कहीं परमाणु युद्ध से संचालित होगा, या वो ज़मीनी स्तर पर जिस तरह हम पारंपरिक युद्ध के तरीके अपनाते हैं उनसे नहीं लड़ेगा। इसकी एक मिसाल अगर आपको बताएं तो आज भारत ने जब 26 जनवरी का जो परेड हुआ उसमें साबित किया है। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि बाद में बताते हैं आपको कि क्या क्या किया है इस 26 जनवरी को भारत ने। निश्चित रूप से जो अभी तक रणनीति तमाम विकसित राष्ट्र अपनाते थे कि कुछ ऐसे हथियार बना कर रखते थे जिन्हें वो सीधा युद्ध में प्रयोग किया करते थे, और दुनिया चौंक सी जाया करती थी कि आखिर ये क्या था, ये कहाँ था, किस तरह से इन्होंने इसका उपयोग किया। तो भारत ने इस बार उसकी एक छोटी मिसाल प्रस्तुत की है कि हमने भी ऐसे हथियार बनाकर रखे हैं जिन्हें आपको अब तक बताया नहीं था। तो आपको ऐसा लेकिन अभी हम बता क्यों नहीं, क्योंकि ज़रूरत है अपनी क्षमता को दिखाने का कि हम में भी वो रखा है जो तुम सोचते हो कि तुम केवल रखते हो। ऐसा नहीं है, हमने भी इस तरह के हथियारों पर शोध कर रखा है और आज उसकी एक छोटी सी मिसाल हमने प्रस्तुत भी की है। तीसरा परमाणु युद्ध, नया खतरा। पहला परमाणु युद्ध था 1945 से 1991 के बीच, यानी शीतकाल, जहाँ से शीत युद्ध होता है और रूस का विघटन होता है। उसके बाद जो दूसरा परमाणु युद्ध शुरू होता है 1991 से 2020 तक, और तीसरा परमाणु युद्ध 2020 से वर्तमान में चल रहा है, जिसमें बहुध्रुवीय परमाणु व्यवस्था बन गई है। पहले कुछ लोगों के पास परमाणु बम था, अभी एक तो ये भी दुनिया में खूब फैला हुआ है कि कहीं ईरान के पास भी तो परमाणु बम नहीं है, जो अमेरिका चुपचाप बैठ गया, उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है। तीसरे परमाणु युग में अधिक देशों के पास परमाणु क्षमताएं हैं, नियंत्रण संधियां कमजोर हो रही हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी नई तकनीक जो है वो सुरक्षा संतुलन में अस्थिरता पैदा करती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि आपको पता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज में जो मिसाइल क्षमताएं हैं उनको रोकना, उनको उनका प्रतिकार करना, फिलहाल जो वर्तमान में वैश्विक शक्तियों के पास एयर डिफेंस सिस्टम है उनके द्वारा उनका काउंटर करना नामुमकिन सा है। इसलिए अब जैसे पहले ये था ना कि अमेरिका तैयार था कि अगर हम पे किसी ने परमाणु हमला भी किया तो हम अपने एयर डिफेंस से अपने उस हमले को रोक लेंगे, लेकिन अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मिसाइलें बन रही हैं जो जिनको रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। वो अगर चली और परमाणु वॉरहेड के साथ चलती हैं तो निश्चित रूप से ये एक त्रासदी के समान होगा। एआई संचालित साइबर युद्ध का खतरा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से साइबर युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। एआई सिस्टम अब स्वचालित रूप से कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं, हमलों को अनुकूलित कर सकते हैं और मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल आप कंप्यूटर युद्ध मत समझिएगा। साइबर का नाम आने पर, साइबर युद्ध का नाम आने पर ऐसा कई बार दिमाग में आता है कि हम किसी का नेटवर्क गायब कर दें, हम किसी को अंधा बना दें, हम किसी को कुछ कर दें, नेटवर्क बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, उनका सिस्टम बंद कर दें। केवल यही नहीं होता है। अब एआई जैसे जो चीज़ें मानव नहीं कर सकता है, सामान्य मानव नहीं कर सकता है, यानी कि जो हमारे रणनीतिकार हैं, हमारे आर्म फोर्सेस हैं, वो भी जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते हैं, एआई उनको गणित लगा लेता है। एआई कमजोरियों का सटीक अनुमान लगा सकता है कि किस क्षेत्र में आप कमज़ोर हैं, किस क्षेत्र में आपकी कमजोरियां मिलती हैं। तो जो पारंपरिक फोर्सेस हैं वो उसी क्षेत्र पर हमला करेंगी, स्पेसिफिक हमला करेंगी जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर होंगे। तो ये जो एआई चुनौती है निश्चित रूप से भविष्य में बहुत एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आने वाली है। स्वचालित और तीव्र हमले एआई करने में सक्षम होगा। डीप फेक तकनीकी से भ्रामक सूचना उत्पन्न कर सकेगा। डीप फेक तकनीक से भ्रामक सूचना का अर्थ ये है कि जैसे अभी वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने करके दिखाया है। वेनेजुएला के सिस्टम पर हमला करते हुए रिपोर्ट्स में ये बात पता चलती है कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। तो पता चलता है कि जब वेनेजुएला के वायु क्षेत्र में अचानक से 1000-1500 वायुयान दिखने लगे, वायुयान मतलब फाइटर प्लेन, जब 1000-1500 फाइटर प्लेन दिखने लगे तो वेनेजुएला के जो रडार थे जिनसे सिग्नल मिल रहा था कि ढेर सारे वायुयान आपकी तरफ आ रहे हैं, तो जो सिस्टम पे बैठे हुए लोग थे उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने देखने के लिए बार बार बीम छोड़ी, रेडियो बीम छोड़ी, लेकिन उनको बार बार वो संख्या वही दिखती थी कि और ज़्यादा दिख रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं आपकी तरफ। तो इन्होंने टारगेट को पुष्ट करने के लिए कि क्या है वो, इन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो बीम छोड़ दी।
आपको बता दें कि जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो बीम होती हैं, जब ये अपने सोर्स से छूटती हैं तो ये अपने सोर्स को लोकेट कर देती हैं कि कहाँ से छूटी हैं। इसका कारण ये होता है कि जो अमेरिका का सिस्टम तैयार बैठा था कि जब भी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो बीम निकलेगी, मैं सीकर, इनका जो रेडियो वेव सीकर था वो तैयार बैठा कर, जैसा ही हाई फ्रिक्वेंसी वेव आएगी मैं देख लूँगा कहाँ से आ रही है, मैं उस पर तुरंत हमला करूँगा, उसको नेस्तनाबूद कर दूंगा। ऐसा ही किया अमेरिकी फोर्सेस ने। उन्होंने ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव पे हमला किया और उनको नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे वेनेजुएला का आसमान अंधा हो गया। उसके बाद अमेरिका के छोटे छोटे हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाचे, ये सब आसानी से वेनेजुएला में एंट्री कर पाते हैं और वेनेजुएला बैठा देखता रह जाता है। ये एआई जो तकनीक है, ये डीप फेक और भ्रामक सूचनाएं पैदा कर सकता है, जिससे जो पारंपरिक युद्ध की तकनीक है वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगला बड़ा युद्ध पारंपरिक युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा, बल्कि साइबर स्पेस में लड़ा जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी मेंस की परीक्षा में भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। 77 गणतंत्र दिवस, परंपरा और आधुनिकता का संगम। हमने अभी आपसे 77वें गणतंत्र दिवस की बारे में शेयर किया कि कैसे, किस तरह से, किस कीमत पे हमने इस दिन को मनाया है, किस कीमत पे हमने इस दिन को पाया है। आज जो हुआ, आज जो हमने देखा नई दिल्ली में जो परेड निकली, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भारत की एक तकनीकी मिसाल पेश करते हुए कुछ इस तरह के सिस्टम देखने को मिले जो वैश्विक रूप से भारत की रणनीतिक पकड़ को मजबूत करते हैं। वो भी तब जब यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष, उनके तमाम बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित थे। इस वर्ष 77वें गणतंत्र दिवस की थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत रखी गई। यह थीम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं को एक साथ प्रस्तुत करती है। सूर्यास्त स्वदेशी रक्षा शक्ति का प्रतीक। ये जो हथियार जिसका नाम आप सुन पा रहे हैं, भारत ने इसका जो पहली बार है दुनिया को इसके बारे में बताया है, दुनिया को पहली बार इसको दिखाया है। और भारत ने ये दिखाकर ये साबित किया है कि तुम जिस तरह से प्रयास करते हो कि हम छद्म हथियार रखते हैं जिसे हम सीधा युद्ध के समय प्रयोग करेंगे और लोग जान नहीं पाएंगे और अचानक से चकित हो उठेंगे और इस तरह के हमलों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो भारत ने भी ये दुनिया को दिखाया है कि हम भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हमारे पास भी ऐसी तकनीकें हैं जिसे हम जब प्रयोग करेंगे तो सभी लोग विचलित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। उन्हीं में जो पहला नाम आता है जिसे भारत ने पहली बार दिखाया है वो है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। ICBM वही मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज जो होती है, जिनकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक होती है। जो अग्नि 5 है उसका उन्नत संस्करण है सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र एक ऐसी मिसाइल होगी जो जब स्पेस से वापस से वायुमंडल में प्रवेश करेगी, यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जब स्पेस से वापस से वायु क्षेत्र में वायुमंडल में प्रवेश करेगी, उसके बाद इसके एक ही मिसाइल में ढेर सारे वारहेड लगे हो सकते हैं। एक ही मिसाइल एक साथ एक से अधिक मिसाइलों की तरह काम करती है। जब वो वापस से प्रवेश करती है उस वक्त एक निकल के जाके कराची पे गिर सकता है, एक जाके पेशावर पे गिर सकता है, एक जाके लाहौर पे गिर सकता है, एक जाके POK पे गिर सकता है। यानी एक ही मिसाइल का आप काउंटर कैसे करोगे? दुनिया की जो विभिन्न तकनीकी हैं उनमें अभी तक ये क्षमता किसी के पास नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों में से किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि इस तरह के प्रक्षेपास्त्र का वो सामना कर सके, क्योंकि शुरू से ऐसा होता है कि जब नीचे से हथियार निकलता है उसी वक्त से ट्रैक करना, जो एयर डिफेंस सिस्टम वो ट्रैक करना शुरू करता है कि ये कहाँ आ रही है, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। उसके बाद उसी हिसाब से एंटी मिसाइल फायर करके उसको गिराया जाता है। लेकिन जब वो मिसाइल के पास ढेर सारे वारहेड हैं, एक साथ वो 10 जगह हमला करने वाला है, आपको पता ही नहीं कि वो हमला किस पे करेगा। जब वो इस तरह से रूप बनाता है अपना, उसके बाद उसकी दिशाएं पता चलती हैं वो किधर किधर से कहाँ कहाँ गिरने वाला है। तो ये भारत ने निश्चित रूप से अपने तकनीकी कौशल का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है। सूर्यास्त्र एक डीप स्ट्राइक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो लंबी दूर तक सटीक हमले कर सकता है। यह प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर विकसित की गई है।
रणनीतिक महत्व बात करेंगे तो यह प्रणाली भारत की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश को रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई एक तकनीक है जो निश्चित रूप से आपको गर्व कराने के लिए पर्याप्त है कि हमारे भारत के पास भी इस तरह की तकनीक वर्तमान में उपलब्ध है। पद्म पुरस्कार 2026 राष्ट्र के गौरव। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के लिए दिए जाते हैं। इस वक्त पद्म पुरस्कार विजेताओं में विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां शामिल हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को समृद्ध किया है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान में की श्रेणी में आता है। और जो पद्म पुरस्कारों की इस तरह की व्याख्या है, भैरव लाइट कमांडो बटालियन नई सैन्य शक्ति। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में लोगों ने भैरव लाइट कमांडो बटालियन एक नई शक्ति को देखा। विशिष्ट प्रशिक्षण, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध के लिए विशेष रूप से ट्रेंड किए गए भैरव कमांडो, सीमावर्ती इलाकों में किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तैनात होने की क्षमता, साथ ही नवीनतम हथियारों और संचार उपकरणों से लैस अत्याधुनिक सैन्य तकनीकी से लैस ये कमांडो होते हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड में भैरव लाइट कमांडो बटालियन की पहली उपस्थिति दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। भारत का निर्यात लक्ष्य 2 ट्रिलियन की ओर। 2026 में भारत अपने निर्यात लक्ष्य को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपेक्षित वृद्धि जो हमारी वर्तमान निर्यात की वृद्धि है उसमें 15% का अपेक्षित वृद्धि है। अगर हम 15% की वृद्धि कर पाते हैं तो हम 2 ट्रिलियन की ओर बढ़ने की दिशा में अग्रसर होंगे। वर्तमान में वैश्विक हिस्सेदारी में भारत का 25% योगदान है, जिससे ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक सुखद अनुभव है। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।